नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आज की सबसे पहले और सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो आपको हम बताएंगे। नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और वहां से सबसे बड़ी खुशखबरी ये आई है कि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख अब तय हो गई है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है 42 दिन बाद जेवर एयरपोर्ट से सपनों की उड़ान। जी हां, आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके 45 दिनों के अंदर यहां से उड़ानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद अब नोएडा को जल्द ही अपना एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही यहां से देश विदेश के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उद्घाटन के 45 दिनों के अंदर यहां से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों तक सीधे उड़ानें मिलने लगेंगी, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा और कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल नोएडा बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी को फायदा पहुंचेगा। ये एयरपोर्ट यूपी की आर्थिक विकास की गति को नए पंख लगा देगा। पश्चिमी यूपी की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो चुका है और अब इस एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। अभी एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक टर्मिनल में फिनिशिंग का काम चल रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जरूरी उपकरण इंस्टॉल कर दिए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट को सुरक्षा मंजूरी भी दे दी है। इस एयरपोर्ट के बनने से इस इलाके में विकास की रफ्तार तेज होगी। ऐसे में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों के ऐलान के बाद इस इलाके के लोग उत्साहित हैं। एयरपोर्ट के और डेट निश्चित होने से बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी इस टाइम का, लेकिन अब एयरपोर्ट बनने से यहाँ कंपनियाँ खुलेंगी, रोजगार मिलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के मुताबिक विमान कंपनियों ने भी यहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। शुरुआती चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के 10 शहरों से जोड़ा जाएगा, जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर शामिल हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के अलावा कार्गो कनेक्टिविटी को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट से कार्गो नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके। I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jevar Airport. Discussions that are happening with the airlines. And we see it as a strategic, more than the civil aviation connectivity, we see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operations. जेवर में एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम होने का अनुमान है। जेवर एयरपोर्ट पहले फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा, जिसमें एक रनवे और एक टर्मिनल होगा और पहले फेज के निर्माण पर 4,588 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दूसरे और तीसरे फेज में इसकी क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ और 5 करोड़ यात्री कर दी जाएगी। चौथे और आखिरी फेज में ये संख्या 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नोएडा के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट को भी विस्तार देने की योजना बना रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में हवाई सेवाओं के विस्तार के साथ सिविल एविएशन मंत्रालय अब देश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्री वाईफाई सेवा देने के साथ यात्रियों के लिए लाइब्रेरी भी शुरू करने जा रहा है।
नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ गाजियाबाद से मयंक गौड़, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं उन महिलाओं से जो करघे के जरिए अपनी तकदीर को खुद बुनकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं हैं असम के कलियाबोर की, जिन्होंने बुनाई को अपने जीवन का आधार बना लिया है और बुनाई के जरिए अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है असम में महिलाओं ने बुनी अपनी तकदीर। जी आपको बता दें, कलियाबोर की महिलाओं का एक समूह अपने दृढ़ इरादों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सपनों को पूरा करने में जुटा है। कलियाबोर के रंगालू में 13 स्थानीय महिलाएं अपने करघों के माध्यम से सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही हैं। रंगालू परिधीय विकास समिति और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वित्तीय सहायता लेकर ये महिलाएं हस्त निर्मित उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। महिलाएं यहां काम करके करघों से पारंपरिक उत्पादों का निर्माण करती हैं, जिनमें गमछा, रुमाल और अन्य बुने हुए उत्पाद शामिल हैं। इस वीविंग सेंटर के जरिए महिलाओं का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनको घर गृहस्थी चलाने के लिए रोजगार भी मिला है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता बोरा। कहते हैं कि आत्मनिर्भरता केवल एक सपना नहीं बल्कि मेहनत और लगन से बुनाई गई हकीकत होती है। असम के कलियाबोर के रंगालू गांव में एक समूह की महिलाएं इसी हकीकत को जी रही है, अपने कंधों पर सपनों को बुन रही है। रंगालू परिधीय विकास समिति और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की आर्थिक मदद से स्थापित रंगालू वीविंग सेंटर आज 13 स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आत्मसम्मान दोनों दे रहे हैं। ये केंद्र साल भर चलता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक महिलाएं दिन प्रतिदिन मेहनत कर परंपरागत वस्त्र जैसे गमछा, रुमाल और कई खूबसूरत हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी को तेजी से बदल रहा है। एआई तकनीक के इस्तेमाल अब तकरीबन हर क्षेत्र में किया जा रहा है। पुलिस भी अपराध के मामलों को सुलझाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। नागपुर पुलिस ने भी लूट के एक ऐसे मामले को एआई के जरिए सुलझाया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है एआई ने पकड़ी 19 लाख की लूट। जी हाँ, नागपुर में करबी चौक के पास कुछ दिन पहले हवाला व्यापारी पर फायरिंग कर अपराधियों ने 19 लाख रुपए लूट लिए थे। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी दूसरे राज्यों में फरार हो गए थे। ऐसे में नागपुर पुलिस ने उन अपराधियों को दबोचने के लिए एआई की मदद ली और 4 आरोपियों को ढूंढकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है और एआई तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर पंजाब और यूपी से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 अन्य आरोपी अभी तक फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इन दिनों पूरे देश में एआई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। नागपुर में भी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस को क्राइम डिटेक्शन में काफ़ी सफलताएं मिल रही है। हाल ही में एक ऐसा मामला नागपुर में सामने आया है जहां हवाला कारोबारी से 19 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग हुई थी। 19 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग के दौरान आरोपियों ने उन व्यापारी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। लेकिन एआई टूल्स की मदद से नागपुर पुलिस ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के आरोपियों को एआई तकनीक की मदद से ढूंढ निकाला है। नवरात्र के साथ उत्सवी मौसम की शुरुआत होने जा रही है। इस फेस्टिव सीजन में अयोध्या का दीपोत्सव भी अपनी खास पहचान रखता है। सरयू किनारे दियों की भव्यता मन मोह लेने वाली होती है। इस साल दिवाली पर रामनगरी के दीपोत्सव की अलग छटा दिखने वाली है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है जयपुर के सुगंधित दियों से रोशन होगी अयोध्या। जी हाँ, श्री राम के जन्मस्थान में इस बार दीपोत्सव में ऐसी रोशनी बिखरेगी जिससे न केवल पूरा अयोध्या जगमग होगा बल्कि वहां पर भक्ति की सुगंध भी मौजूद होगी, क्योंकि इस बार वहां के लिए खास तरह के दिए तैयार किए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या, जहां हर साल दीपोत्सव भव्य तौर पर मनाया जाता है। हर साल लाखों दियों की रोशनी से अयोध्या नगरी जगमगाती है, लेकिन इस साल यहाँ का महोत्सव खास होने वाला है, क्योंकि अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार भक्ति और पर्यावरण का संगम देखने के लिए मिलने वाला है।
इस बार के दीपोत्सव में श्री राम के लिए जलाए जाने वाले दीपक प्रभु श्री राम के स्वागत के साथ प्रकृति को संवारने का भी संदेश देंगे। इसकी तैयारी अयोध्या से करीब 700 किलोमीटर दूर जयपुर में की जा रही है। पिंक सिटी जयपुर में गाय के गोबर और कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से दिए तैयार किए जा रहे हैं। ये दिए बेहद खास हैं, क्योंकि इनको बनाने में औषधीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये न केवल वातावरण को रोशन करेंगे बल्कि जलने पर इलाके में सुगंध भी बिखेरेंगे। इन खास गोमय दियों का इस्तेमाल अयोध्या में दीपोत्सव के दिन होगा। जयपुर की पिंजरापुल गौशाला में इन महिलाओं की मेहनत से बनाए जा रहे हैं। तो हम आपको यही तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गोबर के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों की मिलावट हो रही है। इतनी सारी महिलाएं एक एक करके जो मोल्ड्स हैं उनमें गोबर का मिक्स बन रहा है, उसको फिट करके किस तरीके से दिए बना रही हैं। तो हम इन्हीं महिलाओं से जानते हैं किस तरीके से ये दिए बनाए जा रहे हैं। आप ये दिए कितने दिए अब तक बना चुकी है? हम पर डे का 5000 दीपक बनाते हैं। सभी लोग मिलके 5000? सभी लोग मिलकर। खास बात है कि इन दियों को बनाने में जटामासी, अश्वगंधा, रीठा और देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही काली मिट्टी, जैंथाइम गम स्टीविया, अतिविला, काली हल्दी से भी दिए बनाए जा रहे हैं। वहीं कुछ दिए मोरिंगा पाउडर, नीम पाउडर और तुलसी का इस्तेमाल करके तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में 5 संस्थानों की करीब 50 महिलाएं अलग अलग सेंटर पर इन दियों को बनाने में जुटी हैं। इस बार दीपावली पर अयोध्या नगरी 26 लाख दियों से जगमगाएगी। इनमें 5 लाख गोमय दीपक भी शामिल होंगे। गाय के गोबर के दीपक बनाने का कार्य पूरे साल भर चलता है और ये दीपक जो है वो बना करके अलग अलग प्रकार के सांचों से ये दीपक बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां लगाई जाती हैं, जैसे जटामासी है, जैसे रीठा है, जैसे कि स्टीविया है, जैसे आपका तुलसी का पाउडर है, मोरिंगा का पाउडर है, नीम की पत्ती का पाउडर है, सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है, देसी घी का उपयोग किया जाता है। एक सेंटर पर रोजाना करीब 5000 दिए तैयार किए जा रहे हैं। इन दीपकों की खासियत ये है कि ये बेहद हल्के हैं और गिरने पर टूटते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, जलने के बाद भी इनका महत्व बना रहता है, क्योंकि जलने के बाद इन दियों की राख पौधों के लिए खाद का काम करती है। के अंदर कलर्स डाल करके उसको आकर्षित बनाया जाता है, जो कि एक आर्टिजन्स की दृष्टि में आ जाता है और ये जो है मल्टी टाइम यूज करने वाला दीपक बन जाता है। आप इसको 1 बार जलाएं, 2 बार जलाएं, 10 बार जलाएं और जब आपको लगता है कि ये डैमेज हो गया है तो आप इसको पेड़ में, मिट्टी में कहीं पर भी लगाइए। जर्मिनेशन सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और जो इसमें चीजें हैं वो जर्मिनेशन की दिशा में और खाद की दिशा में काम करेंगी। रोशनी और पर्यावरण की शुद्धता के लिए बनाए जाने वाले ये खास दिए न केवल महोत्सव की सुंदरता को 4 चांद लगाएंगे, बल्कि इन तमाम महिलाओं के लिए आजीविका का सहारा भी बनेंगे। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। सोमवार से नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। माता के स्वागत में भव्य दिव्य पंडाल सजने लगे हैं। दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक मां भगवती की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है इको फ्रेंडली प्रतिमाओं से होगी मां की आराधना। देखिए, दीव दुर्गा भक्तों को दर्शन देने के लिए पंडालों में विराजने वाली हैं देवी। ऐसे में भव्य पंडालों के साथ साथ उनकी दिव्य प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि देवी मां की आराधना के साथ साथ उनकी प्रतिमाओं के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। इस बार मां दुर्गा की अधिकतम प्रतिमाएं इको फ्रेंडली चीजों से बन रही हैं। कोलकाता में गेहूं और आटे से मां जगदम्बा की मूर्ति तैयार की जा रही है। इस मूर्ति में माता दुर्गा को शेरों पर सवार दिखाया गया है, मतलब शेर को भी गेहूं और आटे से ही तैयार किया गया है। गेहूं और आटे से तैयार इन मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, बल्कि इन मूर्तियों में इस्तेमाल गेहूं को आसपास के इलाकों में खेती के प्रयोग में लगाया जाएगा। वहीं प्रयागराज में गंगा की पावन मिट्टी से मां की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भक्तों को भक्ति का एहसास कराएंगी। इन प्रतिमाओं के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला रंग भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है।
नवरात्र का त्यौहार आते ही देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल बन जाता है। एक तरफ मां दुर्गा के भव्य पंडाल सज रहे हैं तो दूसरी ओर गरबा रास की तैयारियां भी जोरों पर है। ऐसे में हमारी जो अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है अंतिम चरण में नवरात्र और गरबा की तैयारियां। जी हाँ, देखिए, नवरात्र में महज 3 दिन बाकी है, लिहाजा देश भर में शहर शहर गली गली में भव्य और दिव्य पंडाल सजने लगे हैं। तो वहीं गुजरात में गरबा की रौनक अभी से दिखाई देने लगी है। नवरात्र का महापर्व 9 दिनों की भक्ति और शक्ति का उत्सव। नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही आरंभ होती है वो साधना जहां भक्त अपने घरों और पंडालों में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। देश भर में मां अम्बे की आराधना और गुजरात में गरबा रास की रौनक अलग ही होती है। यही वजह है कि इन 9 दिनों का हिस्सा बनने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात में तो अभी से शहर शहर तैयारियां चल रही हैं। दुनिया भर में मशहूर वडोदरा का गरबा इस बार भी रंग और उमंग के साथ लोगों के दिलों को रोशन करेगा, जिसके लिए शहर के हर कोने में गरबा मैदान सजाए जा रहे हैं। यहाँ लाइटिंग, रंगोली और थीम डेकोरेशन से पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बात वडोदरा की हो तो गरबा की धुन पर थिरकता हर दिल इस जश्न को और खास बना देता है। पारंपरिक सजावट से लेकर आधुनिक थीम तक वडोदरा के गरबा को खास बनाने के लिए तैयार है। यहाँ सिर्फ साज सज्जा ही नहीं, सुरक्षा इंतजाम भी इस बार बेहद खास रहने वाले हैं। नवरात्रि के दौरान वडोदरा में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। हर गरबा ग्राउंड पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अलग अलग गरबा इवेंट्स में भीड़ के हिसाब से सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शी टीम भी मैदान में मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि पुलिस की शी टीम भी पारंपरिक परिधान पहनकर गरबा खेलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ये जो 9 दिन होते हैं उसके लिए हम ऐसे तो पूरी साल तैयारी में रहते हैं, बट ग्राउंड की जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट अभी हमारी पूरी होने आई है और हम लोग वी आर रेडी टू प्ले गरबा एनी टाइम। जितनी भी चीज़ें थी जो खास करके सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है करीबन मैं जानता हूं तब तक कम से कम 75,000 खिलैया एक साथ गरबे खेल पाए, इतनी व्यवस्था हमने इस बार की है। दरअसल नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ये वो पल है जब लोग शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। 9 दिनों तक भक्त मां की आराधना करते हैं, जिसके लिए मां का भव्य और दिव्य पंडाल अलग अलग जगह पर सज रहे हैं। वहीं जयपुर इस बार अद्भुत आस्था का केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि जयपुर में 22 फीट ऊंची विशाल मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जिसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आए मशहूर कारीगर आकार दे रहे हैं। 22 सितंबर यानी कि नवरात्र स्थापना का दिन, वो दिन जिस दिन से आने वाले 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना सभी भक्त करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं और उसी के लिए सभी लोग लेते हैं उनकी मूर्तियाँ। तो ऐसे ही जहाँ उनकी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं उस मूर्ति घर में मैं हूँ, जहाँ पे माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। खास बात है कि यहाँ तैयार की जा रही सभी प्रतिमाएं पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं, जिनमें हानिकारक केमिकल नहीं है और रंग रोगन भी पूरी तरह प्राकृतिक है, ताकि विसर्जन के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। मेन चीज होता है कि इसका अंत में जब हम विसर्जन करते हैं तो उस वक्त
हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ किसी को हानि ना पहुँचे। इसीलिए पहले ये पेरिस ऑफ प्लास्टर या इन सब की बनती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको मिट्टी के रूप में आकार देना शुरू किया और इसके ऊपर जो भी कलर होता है वो फूल पत्ती जो भी उस कलर के फूल जो होते हैं उनको सुखा के उससे एक्चुअल कलर बना के फिर वो कलर किया जाता है, जिससे विसर्जन में यदि हमें कोई दिक्कत। नवरात्र के साथ पूरे भारत में उत्सवों के मौसम का शुभारंभ हो जाएगा, जहां भक्ति, भव्यता और उत्सव का अनोखा संगम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। विजयदशमी कहें या दशहरा, ये पर्व सनातन को मानने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर रावण का दहन किया जाता है। राम लंका विजयी होकर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या के ठीक पास है संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज में कुछ ऐसा होता है जो बेहद दिलचस्प है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है रामलीला से पहले प्रयागराज में रावण फैन क्लब। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में रावण का दहन होता है, लेकिन प्रयागराज के कटरा इलाके में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ की एक प्राचीन परंपरा के तहत रावण की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। बुधवार को यहाँ धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस खास यात्रा में शामिल होने वाले रावण और उसके पूरे परिवार की साज सज्जा विशेष ख्याल इसका रखा जाता है और पूरे गाजे बाजे के साथ, लाव लश्कर के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। प्रयागराज में ये एक अनोखी परंपरा है, जहाँ पे रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है और रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हम जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क पर रावण की शोभा यात्रा देखने वालों की भीड़ होती है। आप देखिए, सभी लाइन से खड़े हैं और ये भीड़ रावण की शोभा यात्रा का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रयागराज में ये एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो सिर्फ प्रयागराज में होती है। रावण के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञान के देवता थे, ज्ञानी थे, तो यहाँ पर उनका क्योंकि पारिवारिक संबंध से इकलौता प्रयागराज है जहाँ पर इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।